दोस्तों, एक कहानी है और सच्ची सी लगती है। बल्कि यूं कहिए कि इस कहानी के तमाम किरदार हमारे चारों तरफ फैले हुए लगते हैं और ये भी कि शायद हम भी इसी कहानी का एक किरदार हों। कहानी कुछ इस तरह से है कि दफ्तर से लौटने के बाद शाम में आमिर कुछ उलझ सा रहा था। असल में शदीद सर्दी थी और उसे दो शादियों में बैक वक्त शिरकत करनी थी। हालांकि उसका दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि वो इन दोनों शादियों में जाए और उसकी बेटी को भी हल्की सी हरारत थी। गनीमत था कि दोनों शादी हॉल बिल्कुल आमने सामने थे, तो उसने तय किया कि जल्दी जल्दी दोनों में शरीक होकर और लिफाफे पकड़ाकर फारिग होने की कोशिश करेगा। अकेला था, लिहाजा उसने गाड़ी से न जाने का फैसला किया और फिर ये भी जहन में आया कि शाम के टाइम पे गलियों में और सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी चलाना दूभर हो जाता है। बल्कि उसकी गली से मेन सड़क तक आने में गाड़ी एक बहुत बड़ा मसला होता है। उसके अलावा फिर शादी हॉल के आसपास भी पार्किंग अमूमन आधा किलोमीटर दूर मिलती है। पैदल पैदल चलते हुए गली से बाहर आया और बाहर आते ही रिक्शा उसको मिल गया। नहीफ सा बदन था उस रिक्शे वाले का, ठंड से ठिठुर रहा था। एक हल्की सी चादर उसने अपने चारों तरफ बांध रखी थी। रिक्शे वाले ने उसे अपने रिक्शे में बैठने का ऑफर दिया। आमिर कुछ ठिठका, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसमें बैठ गया। रिक्शे वाला अपनी पूरी कुव्वत से रिक्शे को खींचने लगा। बैठे बैठे आमिर को ख्याल आया कि आज सुबह ही उसकी बीवी से उसकी गुफ्तगू हुई थी और वो बता रही थी कि इस साल तकरीबन 70-75 हज़ार रुपए इन शादियों में न्योतों के जा चुके हैं। सुघड़ बीवी है, एक डायरी मेंटेन करती है जिसमें इस किस्म के हिसाब लिखती रहती है। कभी आमिर के जहन में यह ख्याल आया ही नहीं, हालांकि रकम ये अच्छी खासी उसको लगी। फिर वो सोचने लगा कि इस शहर की शादियों में लौट फिर कर वही क्राउड होता है, वही लोग मिलते हैं, एक सी सजावट होती है, एक से खाने होते हैं और अक्सर तो घर लौटने के बाद ये भी याद नहीं रहता कि किसकी शादी से लौट कर आए हैं। और अमूमन ये देखा गया है कि लोग बाग खाने की बुराई करते हैं, लोगों के लिबासों के ऊपर तनकीद करते हैं। उसे भाई का वो डायलॉग याद आ गया जो उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बच्चे के वलीमे से लौटकर कहा था कि जश्न देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मुगलिया सल्तनत का कोई शहजादा किला फतह करके लौटा हो। आमिर हकीकतन आज तक नहीं समझ पाया कि लोग बाग इस 2-4 घंटे की तकरीब में अपनी उम्र भर की कमाई क्यों लुटा देते हैं। इसी उधेड़बुन में, इसी सोच में शादी हॉल आ गए और दोनों के दरमियान सिर्फ एक सड़क का फासला था। बल्कि उसे समझने में कुछ देर लगी कि पहले किस शादी में शरीक होना है। उसने बटुए से 10-10 के 2 नोट निकालकर रिक्शे वाले को पकड़ा दिए, जो इन दोनों नोटों को हाथ में लेकर बहुत देर तक देखता रहा और कहा कुछ नहीं उसने। आमिर समझ गया और उसने एक 10 का नोट और निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। रिक्शा वाला बोला कि बाबूजी, क्या आप वापस भी जाएंगे? आमिर ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन मुझे देर हो जाएगी, तुम इंतजार मत करना, और लौटते वक्त कोई ना कोई मिल ही जाएगा, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। रिक्शा वाला बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं इंतजार कर लूंगा। आमिर ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन अगर कोई सवारी मिले तो तुम चले जाना। ये कहकर वो शादी हॉल के अंदर दाखिल हो गया। तेज रोशनियों की चकाचौंध बिल्कुल उसे अच्छी नहीं लगी, लिहाजा वो एक कोने में हीटर के पास जाकर खड़ा हो गया और दुल्हन के वालिद को तलाशने लगा। जान पहचान के कई लोग मिले, उन्होंने
आकर रस्मी तौर पर सलाम दुआ की, बीवी बच्चों के बारे में पूछा भी। फिर कुछ हलचल सी महसूस हुई, सब लोग स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। उसने देखा कि कुछ लड़कियां धीमे धीमे कदमों से दुल्हन को स्टेज की तरफ ला रही हैं। 4 लड़कों ने दुल्हन के ऊपर एक चादर सी तानी हुई है और दुल्हन का वजनी जोड़ा भी 2 बच्चियों ने पीछे से थामा हुआ है। दुल्हन की एंट्री का ये सीन उसने कई बार टेलीविजन के सीरियल्स में देखा था। फिर अचानक ख्याल आया कि सर्दियों की आमद पर जब बीवी ने बेड बॉक्स से गर्म कपड़े निकाले थे धूप लगाने के लिए, तो शादी का जोड़ा भी निकल आया। एक हंगामा हो गया। इस जोड़े को दीमक ने चाट लिया था। कई दिन मातम रहा, बार बार एक ही बात दोहराती थी। मुश्किल से 2-4 बार पहना होगा। 80,000 का बना था। दुल्हन का ये जोड़ा देखकर और बीवी की ये बात याद करके वो हंस पड़ा और मुंह से निकला कि घर घर की यही कहानी है। इस बच्ची को भी न जाने कितनी बार ये जोड़ा पहनने नसीब होगा। आलीशान स्टेज पर फूलों का बड़ा जबरदस्त डेकोरेशन था। सरों के ऊपर ड्रोन से वीडियोग्राफी हो रही थी। बल्कि उसे ख्याल आया कि कुछ दोस्तों में तस्करा चल रहा था कि आजकल ये ड्रोन की वीडियोग्राफी जो है वो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए की होती है। इतने में उसको दुल्हन के वालिद साहब नजर आ गए। आलिम दीन है, टखनों से ऊपर का पजामा पहनते हैं, लंबी सी दाढ़ी है, शेरवानी पहनते हैं। अक्सर इतवार को बड़ी मस्जिद में दर्स भी देते हैं और शरई अहकामात पर चलने का वाज करते हैं। आमिर को देखकर बहुत खुश हुए, बगलगीर हो गए। आमिर ने लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। तकल्लुफन उन्होंने लिफाफा लेकर अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद आमिर तेजी से लोगों की नजरें चुराता हुआ शादी हॉल से बाहर आया और सड़क क्रॉस करके दूसरे शादी हॉल में दाखिल हो गया। यहाँ पर खाना शुरू हो चुका था। लोग घूम घूम कर अपनी प्लेटें सजा रहे थे। बहुत बड़े एरिया में खाने की स्टॉल्स लगी हुई थी। सब खानों की डिशेस के बराबर में उन खानों के नाम लिखे हुए थे। तली हुई मछली, भुना मुर्ग, निहारी, सीख कबाब, हलीम, बिरयानी, दुनिया भर की नियामतें वहाँ मौजूद थीं। एक तरफ वेजिटेरियन स्टॉल्स लगी हुई थी जहाँ के ऊपर वेजिटेरियन खाने परोसे जा रहे थे। यहाँ भी दुनिया भर की नियामतें लगी हुई थी। यहाँ पर भी उसने पता नहीं किसके हाथ में लिफाफा थमाया। असल में वो अकेला होने की वजह से स्टेज पर जाकर दूल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद देने में कतरा रहा था। हल्की सी भूख महसूस हुई तो उसने एक प्लेट में थोड़े से चावल और एक कबाब ले लिया और कोने पर एक मेज पर जाकर बैठ गया। यहाँ पर कुछ शुरफा, पढ़े लिखे लोग पहले से बैठे हुए थे और सियासत पर गुफ्तगू हो रही थी। सब के सब अल्लामा थे। सब अपनी अपनी पॉलिटिकल थ्योरीज को बढ़ चढ़ कर पेश कर रहे थे। उसे लगा कि इस किस्म के बहस मुबाहिसों में पहले भी वो कई बार बैठ चुका है। उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिहाजा कुछ लेने के बहाने से वो वहां से उठा और दूसरी टेबल तलाश करने लगा। उसे दूर की टेबल पर 10-12 बरस के 2 बच्चे बैठे नजर आए जो यकीनन इस शादी में शरीक किसी भी फैमिली के नहीं हो सकते थे। वो उस टेबल पर पहुंचने ही वाला था कि एक साहब बहुत तेज कदमों के साथ उस टेबल पर पहुंचे और एक भद्दी सी गाली देकर उन दोनों बच्चों के कान पर बहुत जोर के थप्पड़ रसीद किए और बालों से पकड़कर टेबल से उठा दिया। आमिर लपक कर उनके पास पहुंचा और माजरा पूछा। वो बहुत गुस्से से कहने लगे, अजी साहब मत पूछिए, रोज का मामला है। पीछे की झुग्गी वाले हैं, दीवार फलांग कर आ जाते हैं और खाना बर्बाद करते हैं। आमिर को बहुत इख्तलाजी कैफियत महसूस हुई। उसके जी में आया कि उन साहब से पूछे कि जो सफेद पोश लोग अपनी प्लेटों को खानों से भर लेते हैं और आधा आधा खा के छोड़ देते हैं, वो खाना भी तो फेंकता है।
फिर उसके जी में ये भी आया कि इन तमाम लोगों को यहाँ से दफन करके और उन तमाम झुग्गी झोपड़ी वालों को बुला करके खाने की मेज़ों पर बिठा दे। इन खानों की खुशबू से उनकी भूख कितनी तड़पती होगी। उसे लगा कि उसका ब्लड प्रेशर अब बढ़ने लगा है, अब चलना चाहिए। यहाँ भी वो लोगों की नज़रों से बचता हुआ बाहर आया और तेज कदमों से कुछ दूर ही बढ़ा था कि पीछे से आवाज आई, बाबूजी। वही रिक्शे वाला था। बिना कुछ कहे हुए वो उस रिक्शे में जाकर बैठ गया। दिमाग से बोझ उतारने की गरज से उसने पूछा, इतनी देर क्यों इंतजार किया, घर क्यों नहीं गए, बच्चे राह देखते होंगे। जी बाबूजी, अब जाऊंगा। असल में आज आप पहली सवारी हैं, बोहनी तक नहीं हुई। मोटर रिक्शे वालों ने हमारे पेटों पर लात मार दी है। बच्चे यकीनन राह देख रहे होंगे, भूखे भी होंगे। अब आप जो पैसे देंगे उनसे आटा खरीदूंगा, उनके लिए रोटी बनाऊंगा। आमिर को बहुत तेज उबकाई आई और उसके साथ उसने वो तमाम सब उलट दिया जो उसने थोड़ी देर पहले शादी में खाया था। रिक्शे वाले ने रिक्शा सड़क के किनारे लगाया। हैरान परेशान उसी मैली सी चादर से आमिर के कपड़े पोंछने लगा। इस कहानी को सुनने के बाद एक बार जरूर सोचिएगा कि इस माशरे में, समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने रखरखाव के लिए आप उस जगह पे अपने नंबर बिगाड़ रहे हैं जहां पर आपको हाजिरी देनी है और इस दुनिया का हिसाब किताब देना है। जरूर सोचिएगा।